कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे और आप सबको पसंद भी आ रही होगी। आई होप यू आर ऑल लाइक माई वीडियोज। नाउ स्टार्ट द स्टोरी, एंजॉय द स्टोरी। CH36 हैप्पी और उसकी मासूम भरी बातें। हैप्पी बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर, देखिए मुझे दर्द हो रहा है। हैप्पी को अगर दर्द होगा ना तो आपको पता है वो बहुत रोती है। हैप्पी कैसी बातें सुनकर संयम उसे ऊपर से नीचे तक गुस्से में देखकर, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मुझे 2 या 23 साल की हो, पर तुम्हारी बातें किसी 5 साल के बच्चे से कम नहीं है। और वैसे तुम बताओगे कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हूँ। ये सुनते ही हैप्पी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, क्या है आपका कमरा है, पर मैनेजर ने मुझे कहा था कि लेफ्ट साइड के कमरे में प्लेट्स रखी है, वही मैं ले जाने आई थी। कहते कहते हैप्पी बड़ी मासूमियत से संयम को देखने लगती है। वही संयम उसकी आंखों में देखकर एक पल के लिए अपना गुस्सा भूल जाता है, क्योंकि हैप्पी इस समय बहुत क्यूट लग रही थी और उसका चेहरा तो उसकी आंखों में एक अलग सा पागलपन बना रहा था। वो हैप्पी की बात को सुनकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए, लेफ्ट साइड और रियली, मुझे बता सकती हो कि यह लेफ्ट और राइट साइड में तुम्हें फर्क कब समझेगा, क्योंकि मिस बकबक ये राइट साइड है। ये सुनते ही हैप्पी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर, क्या पर ये तो राइट सेट है। मैंने देखा था, मैंने अपने दोनों हाथों को ऊपर करके देखा था, तो यह मुझे लेफ्ट साइड दिखी थी। अब झूठ बोल रहे हैं ना आप, हैप्पी को बेवकूफ़ बना रहे हो ना। वही हैप्पी की बेवकूफ़ बातें सुनकर संयम उसके चेहरे के बेहद नज़दीक आकर उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए, बकबक में झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये राइट साइड है और यहाँ पर ऊपर नेम प्लेट भी लगाया हुआ है, वो भी मेरे नाम का। पर जहाँ तक तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि तुमने वो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। तुम खुद चलती फिरती मुसीबत लग रही हो जो मुझे बोल रहे हो। खुद को चलती फिरती मुसीबत सुन हैप्पी संयम की चॉकलेट आइज में देखकर, हैप्पी कुछ बोल नहीं रही है, इसका मतलब आप उसे कुछ भी बोल रहे हैं। मैं कोई चलती फिरती मुसीबत नहीं, आप खुद होंगे। वैसे भी हैप्पी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपसे बात कर सके, हैप्पी को यहाँ पर बहुत सारे काम है। कहते हुए हैप्पी संयम को धक्का मारकर जाने ही वाली थी कि संयम उसका हाथ पकड़कर फिर से उस दीवार से लगाकर उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके बेहद नज़दीक चला जाता है। वो अपने दूसरे हाथ से हैप्पी की कमर को कस के पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। ये देखकर हैप्पी पूरी तरह से डर जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत से, देखिए मुझे बहुत बहुत काम है, तो आप मुझे छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं आपका नाम मैनेजर को बताऊंगी। हैप्पी की बात बताइए। मैं गहरी सांस लेकर अपनी एक आईब्रो पर करके, सच में तुम मुझे जानती नहीं हूँ। हैप्पी जो पहले से ही संयम से चीर चुकी थी, ऊपर से उसके से पकड़ने से उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो गुस्से में मुंह बनाकर, मैं आपको क्यों जानूं, आप कौन से प्रेसिडेंट है जो आपकी पूरी डिटेल्स में अपने पास रखूंगी। अब छोड़िए मुझे, अब छोड़िए भी, मुझे काम है बहुत सारा। हैप्पी की बात पर संयम उसे अपने बेहद नज़दीक करके, तुम प्रेसिडेंट को जानती हो कि वो कौन है। हैप्पी बिना सोचे समझे अपना सर हाँ हिला देती है। तो संयम अपनी आंखें छोटी करके, नाम क्या है उसका। हैप्पी बेफिक्री के साथ, संयम महेश्वरी। संयम हैप्पी की बात को सुनकर एक पल के लिए हैरान हो जाता है, वो कुछ सोचते हुए, क्या तुम्हें उसका चेहरा पता है वो कैसे दिखता है। हैप्पी अब पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी थी। वो खुद को संयम की कैद से छुड़ाते हुए, आप ऐसे क्यों सवाल पूछ रहे हो जैसे आप खुद एक प्रेसिडेंट हो। मुझे छोड़ो, वैसे भी आप प्रेसिडेंट तो नहीं हो सकते, आपका चेहरा तो इतना गंदा है, ऊपर से आपकी यह बातें और यह हरकतें, सच में बाय गॉड, अगर मेरे हाथ खुले होते ना तो अब तक मैं आपका सर फोड़ देती। संयम हैप्पी की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान हो चुका था। उसके मन में यही चल रहा था कि आखिर कोई लड़की उससे ऐसे कैसे बात कर सकती है। उसे अब हैप्पी की बातों से थोड़ा गुस्सा और थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा था। गुस्सा, कभी उससे किसी ने ऐसी बात नहीं की थी, और इंटरेस्ट, पहली बार कोई लड़की उसके साथ ऐसा बिहेवियर कर रही है, उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रही है, जो उसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा था। संयम को सोचते हुए हैप्पी के बेहद नज़दीक जाकर, क्या तुमने कभी प्रेसिडेंट का चेहरा देखा है। तुम्हें पता है कि संयम महेश्वरी कैसा दिखता है। हैप्पी उसकी बात सुनकर अजीब सा मुंह बनाकर, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे हो तुम्हारा कोई घर का रिश्तेदार हूँ। हैप्पी की बात पर संयम उसकी बात दोहराते हुए, रिश्तेदार, एक काम करो, तुम पहले मोबाइल पर यह चेक करो कि संयम महेश्वरी कौन है, फिर मैं तुम्हें उससे खुद मिलवा लूंगा। इतना कहकर संयम बेड पर एक के ऊपर दूसरा पैर डाले अपने दोनों हाथ फोल्ड किए उसे अपनी गहरी आंखों से देखने लगता है। वही संयम के इसे देखने से हैप्पी को थोड़ा सा अजीब सा महसूस होने लगता है। उसकी दिल की धड़कन धीरे धीरे बढ़ रही थी।
हैप्पी अपने मन ही मन अपने चेहरे को इधर उधर घुमाते हुए हैप्पी कौन से सेहपा में पड़ गई। हाय बाय गुरु मदद करो, नहीं तो आज आपकी हैप्पी को कोई नहीं बचा पाएगा। हैप्पी अपने मन में बात कर रही थी कि स्वयं उसकी तरफ देखकर, क्या बकबक तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, मैं दूं तुम्हें सर्च करने के लिए। स्वयं की बात सुनकर हैप्पी जल्दी से अपना सर ना मिलाकर अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकालकर, कोई जरूरत नहीं है, हैप्पी के पास उसका मोबाइल हमेशा ही रहता है, कहते हुए हैप्पी स्वयं महेश्वरी सर्च करने लगती है। उसने सिर्फ नाम पता था, ये भी जनरल नॉलेज के लिए, ना ही उसने कभी स्वयं महेश्वरी को देखा था। इसी वजह से हमारी मासूम और क्यूट से हैप्पी स्वयं को नहीं पहचान पाए। वही सर्च करने के बाद हैप्पी के सामने स्वयं की फोटो आने लगती है। हैप्पी उसे गौर से देखते हुए कभी स्वयं को देखती है तो कभी उस फोटो को। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वही उसे ऐसे देखकर स्वयं को लगता है कि हैप्पी सदमे में है। उसकी पहचान जो उसने जान ली है, वो अपनी जगह से खड़ा होकर हैप्पी की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी हैप्पी की बात सुनकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। हैप्पी फोटो को देखते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, ये तो आप जैसा ही दिखता है, पर यह आपसे बहुत हैंडसम है। इसका चेहरा देखो, मेनू लगा नहीं था कि हमारा प्रेसिडेंट इतना हैंडसम दिखता है। क्या आप उसे मुझे मिलवाना वाले हैं ना? प्लीज जल्दी से मिलवा दीजिए। हैप्पी उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। मुझे देखना है कि आखिर ऐसे कैसे कोई देख सकता है, सच में कितना क्यूट और हैंडसम है। हैप्पी की बात पर अब स्वयं का ऐसा लग रहा था कि वह कहीं अपना सर फोड़ दे। उसके पास जाकर उसके मोबाइल को अपने हाथों में लेकर उसे दिखाते हुए, सच में बकबक, तुम्हारे पास दिमाग के साथ तुम्हारी आंखें भी सही नहीं है। तुम्हें दिख नहीं रहा है जो फोटो वही मैं हूँ स्वयं महेश्वरी। अब तुम्हारी आंखें सही हो चुकी है या मुझे तुम्हारी आंखों को सही करना पड़ेगा। हैप्पी गौर से उस तस्वीर को देखती हैं। फिर स्वयं को अब उसे अपनी बेवकूफी पर बहुत ही शर्म आ रही थी। वह अपना सर नीचे कर लेती हैं। तभी स्वयं उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। दोनों का ही गलती से बैलेंस गिरने की वजह से दोनों ही बेड पर लेट जाते हैं। जहां हैप्पी नीचे थी तो वही स्वयं उसके ऊपर। हैप्पी जल्दी से अपने लाल हुए चेहरे के साथ खुद को उससे अलग करके, तुसी ये क्या कर रहे हो? मेनू पता चल गया कि आप प्रेसिडेंट हो तो अब मुझे छोड़ दो, मेनू बहुत काम है। स्वयं हैप्पी के लाल हुए चेहरे को देखने लगता है। वह उसके बालों को उसके कान के पीछे करता वह गौर से हैप्पी के चेहरे को देख रहा था। इस समय हैप्पी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका लाल हुआ चेहरा, उसके गुलाबी होठ जो डर से कांप रहे थे, एक पल के लिए तो हैप्पी की खूबसूरती से खो गया था। तभी हैप्पी कैसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने से वह अपने साइज में आ जाता है। स्वयं हैप्पी के चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए, तुम्हें पता है बकबक, तुम बिना किसी की परमिशन पर एक प्रेसिडेंट के कमरे में आने की क्या सजा मिल सकती है? तुम जानती हो मैं तुम पर कितने केस कर सकता हूँ। पहला चोरी का, फिर तुम्हें किसी पार्टी ने जासूस बनाकर मेरे कमरे में भेजा है, या फिर और क्या क्या लगा सकता हूँ। मुझे इस बारे में मेरे असिस्टेंट से बात करनी पड़ेगी। ये सुनते ही हैप्पी बड़ी मासूम से शक्ल बनाकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, पर मेनू तो आपके रूम से कुछ नहीं चुराया है और ना ही मैं किसी ने मुझे भेजा है, मुझे तो मैनेजर ने भेजा है, वो भी प्लेट लाने। तुसी ऐसे झूठे इल्जाम हैप्पी पर नहीं लगा सकते। ये सुनते ही सही हम उसकी तरफ देखते हुए कुछ सोचकर, और मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले मेरी एक शर्त है, तुम्हें जिसे पूरा करना है। ये सुनते ही हैप्पी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आप हैप्पी से क्या चाहते हैं? मेनू आपसे कोई बात नहीं करनी है, बस मुझे अपने काम पर जाना है। ये सुनकर स्वयं अपनी आंखें छोटी करके, अगर तुमने मेरी शर्त पूरी नहीं की तो काम का तो पता नहीं, पर हाँ जेल में तो तुम जरूर जाओगे। ये सुनते ही हैप्पी बड़ी मासूम से शक्ल बनाकर, पर मेनू कुछ नहीं किया है, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगी, पर हैप्पी को जेल नहीं जाना है, हैप्पी के बड़े बड़े ख्वाब पूरे करने हैं। स्वयं हैप्पी की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, ऐसे कौन से तुम्हारे ख्वाब है जो तुम्हें पूरा करने हैं? ये सुनकर हैप्पी छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाती है, फिर धीरे से, हैप्पी ऐसे तो अपने ख्वाब किसी को बताती नहीं, पर तनु बता रही है। मेरा पहला ख्वाब है मेरे जो अंदर में बच्चे, उनका सपना पूरा करना, उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना और उन्हें बड़े बड़े लोग बनाना। फिर दादू को एक बड़ी सी व्हीलचेयर गिफ्ट करना। फिर शेरू काका को एक नया सा टीवी देना जिससे वह अपना फेवरेट क्रिकेटर देख सके। बस इतना ही ख्वाब है हैप्पी के। कहते हुए हैप्पी रुक जाती है। वही सही हम उसे देखकर अपने मन में, कोई लड़की कैसे खुद के लिए कुछ नहीं मांग सकती। सच में ये बकबक बहुत ही पागल है जो लोगों के लिए मांग रही है, और खुद के लिए क्या, खुद के लिए तो कुछ भी नहीं। ऐसी कैसी हो सकती है ये?
मन ही मन कहकर संयम गहरी सांस लेता है और फिर उस सोचकर हैप्पी के बालों उसके दोनों कानों के पीछे करके उसके गालों को पकड़ लेता है, जिससे हैप्पी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगती है। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का तो चैप्टर हमारी हैप्पी और संयम के लिए रख दिया था, और सॉरी यार अब ज्यादा नहीं लिख पाई, बस जितना हो सके उतना मैंने लिख कर दे दिया है। और आज मेरे घर में त्योहार था, उसके लिए बहुत वक्त लग गया। डोंट वरी, मैं कल का चैप्टर जल्दी ही अपलोड कर लूंगा और उसमें हमारे दोनों मेन कैरेक्टर को ऐड कर दूंगी। CH37 किस एंड स्लैप। ये सुनकर हैप्पी छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाती है, फिर धीरे से, हैप्पी ऐसे तो अपने ख्वाब किसी को बताती नहीं, पर तनु बता रही है। मेरा पहला ख्वाब है मेरे जो अंदर में बच्चे, उनका सपना पूरा करना, उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना और उन्हें बड़े बड़े लोग बनाना। फिर दादू को एक बड़ी सी व्हीलचेयर गिफ्ट करना। फिर शेरू काका को एक नया सा टीवी देना जिससे वो अपना फेवरेट क्रिकेटर देख सके। बस इतना ही ख्वाब है हैप्पी के। कहते हुए हैप्पी रुक जाती है। वही सही, हम उसे देखकर अपने मन में, कोई लड़की कैसे खुद के लिए कुछ नहीं मांग सकती। सच में ये बकबक बहुत ही पागल है जो लोगों के लिए मांग रही है, और खुद के लिए क्या? खुद के लिए तो कुछ भी नहीं। ऐसी कैसी हो सकती है ये? मन ही मन कहकर संयम गहरी सांस लेता है और फिर उस सोचकर हैप्पी के बालों उसके दोनों कानों के पीछे करके उसके गालों को पकड़ लेता है, जिससे हैप्पी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगती है। संयम हैप्पी की आंखों में देखकर शांत आवाज में, अब तुम तो मेरे कमरे में आ गई हूँ, तो क्यों ना मेरा एक काम करो, मेरे क्लोज एक रूम में जाकर मेरे लिए एक अच्छी सी शेरवानी सिलेक्ट करके मुझे पहनाओ। उसके बाद मैं सोच लूंगा कि तुम्हारा क्या करना है मिस बकबक। कहते हैं वे संयम हैप्पी के नोज को अपनी एक उंगली से सेहालने लगता है। वही हैप्पी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, हैप्पी क्यों ये काम करेगी? हैप्पी आपकी नौकर नहीं है, हैप्पी बस यहाँ पर काम करने आए हैं। हैप्पी की बात सुनकर संयम मुस्कुराते हुए, बकबक ये तुम्हें करना ही होगा। अगर प्रेसिडेंट के कमरे में तुम आई हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें जेल में भेजूं मैं, बताओ? ये सुनते ही हैप्पी को गुस्सा बहुत आ जाता है। वो गुस्से में संयम को अपने ऊपर से धक्का मारकर खड़ी होकर छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर, अब बताओगे भी कि कहाँ पर है तुम्हारा क्लोजर रूम? हैप्पी तो यहाँ पर अपने काम से आई थी, पर तुमने तो उसे नौकर बनाया। हैप्पी इसका बदला तो तुमसे लेकर ही रहेगी। तनु तो मैं छोड़ूंगी नहीं। संयम वैसे ही लेटे अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे करके बड़े आराम के साथ लेफ्ट साइड में जो रूम है वहां पर है। अच्छा वाला देना, तुम्हें देखकर तो लग नहीं रहा है कि तुम्हारी चॉइस कुछ अच्छी होगी फिर भी। कहते हुए संयम बस उसे देखे लगता है। वही हैप्पी गुस्से में वहां से चली जाती है। वही संयम उसके जाने के बाद अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर खुद से, आखिर में कैसे उस लड़की से बात कर सकता हूँ? मुझे तो लड़कियों से नफरत थी, फिर यह इतनी देर तक मेरे कैसे कमरे में रह सकती हैं? और ऊपर से इसकी बकबक में सुन रहा है। संयम, तुझे कोई भी लड़की अफेक्ट नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो। ये लड़की है, सिर्फ पैसा मिलने के बाद धोखा दे देती है। कहते हुए संयम की आंखें लाल हो जाती है। उसे अपनी पहली गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है, जिसने कुछ पैसों के लिए उसे धोखा दिया था। ये याद करते ही उसका चेहरा पूरी तरह से गुस्से में लाल हो जाता है। तभी उसके कानों में हैप्पी की आवाज आती है, मेनू पिंक और यह व्हाइट वाला पसंद आया, तेनू कौन सा पसंद है ये देख लो। कहते हुए हैप्पी दो शेरवानी संयम के सामने कर देती है। तो संयम के चेहरे पर जो गुस्सा था वो हैप्पी के मासूमियत भरे चेहरे को देखकर गायब सा हो चुका था। वह हैप्पी की तरफ देखते हुए, तुम्हें जो पसंद आए वह मैं पहन लूंगा। ये सुनकर हैप्पी बड़ी बड़ी आंखें करती है, फिर दोनों को देखने लगती है जैसे कोई बड़ा काम कर रही हूँ। फिर उसे व्हाइट वाले शेरवानी पसंद आ जाती है, तो वो व्हाइट वाली शेरवानी संयम के आगे करके, यह वाली, ये बड़ी अच्छी लगेगी तुम पर, कहते हुए वो संयम को वो शेरवानी दे देती है। तभी वो देखती है कि संयम उसके सामने ही अपनी शेरवानी निकल रहा है। ये देखकर वो पीछे घूमकर गुस्से भरी आवाज में, तनु शर्म नहीं आती? एक कुड़ी के सामने अपने कपड़े उतार रहे हो, बेशर्म छिछोरा कहीं के। संयम उसकी बात सुनकर अपनी शेरवानी को निकालकर उसके कंधे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए, कुछ देर पहले कोई कह रहा था कि इससे कोई मिला वो दो। मेरी हैंडसमनेस पर तो तुम पहले पागल हो चुकी थी, अब तुम्हें मेरी पूरी बॉडी दिखा रहा हूँ तो शर्मा रही हो और अजीबो गरीब नाम दे रही हूँ, तुम लड़कियों का सही है। ये सुनते ही हैप्पी की तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है, फिर अपने आंखों पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए, मेनू सिर्फ आपसे मिलना चाहते थे। मैनू तुसी ऐसे नंगा पुंगा देखने, मेनू ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत गंदे दिखते हैं। ये सुनकर संयम उसके बेहद नजदीक आ जाता है।
वो उसकी आंखों पर से उसका हाथ हटा देता है। वो देखता है कि हैप्पी ने अपनी आंखें कसके बंद कर हुई है, उसकी बंद हुई आंखों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए। पर लड़कियां तो इसी पर ही मुझ पर मरती हैं, और हो ना हो तुम्हें भी मुझे सिर्फ देखकर अपने मन में लड्डू तो फूट ही रहे होंगे। ये सुनते ही हैप्पी अपनी आंखें खोलकर अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे अपनी आंखें छोटे करते हुए घूरकर, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो? वैसे भी मेनू तुसी ऐसे देखकर कोई मजा नहीं आ रहा है, बल्कि बहुत गुस्सा आ रहा है। कुछ तो कपड़े पहनो, बेशर्म की भी कोई हद होती है और तुसी से तो यह उम्मीद ही नहीं है। कहते हुए हैप्पी जाने ही वाली थी, उससे पहले ही संयम उसे अपनी ओर खींच कर बिना दे रखी है उसके सॉफ्ट और डेलिकेट लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे सक करने लगता है, जिससे हैप्पी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह हैरानी के कारण फ्रीज हो जाती है, उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आता, फिर जब उसे संयम के लिप अपने लिप पर महसूस हो जाते हैं तो उसके अंदर एक कट से लगने लगता है। वह जल्दी से संयम को खुद से अलग करने की कोशिश करने लगती है, पर संयम ने अब पूरी तरह से अपने होश खोने लगा था। वहीं जब हैप्पी को महसूस होता है कि संयम उसे छोड़ने वाला नहीं है, वह उसके सीने पर जोर से धक्का मार देती है, जिससे संयम उससे दूर हो जाता है। संयम को जब ये रियलाइज होता है कि वह भी अभी क्या कर रहा था, तभी उसके गालों पर उसे कुछ महसूस हो जाता है और उसका चेहरा एक तरफ हो जाता है, जिससे वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही हैप्पी अपने होठों को पूछते हुए गुस्से भरी आवाज में, आपको शर्म नहीं आती? आपने हैप्पी की पहली किस चुरा ली, जिसे हैप्पी ने बड़े बड़े ख्वाब सजाए रखे थे, और आपने हैप्पी की ख्वाब की धज्जियां उड़ा दी। आप बहुत बुरे हैं, आपको तो सच में गोली से उड़ाना चाहिए। अगर मेरा बस चलता ना तो अभी के अभी मैं आपको बहुत बहुत मारती। मैं अपने दद्दू से आपकी शिकायत करती। आपको पता है मेरे दद्दू आपको कितना जोर से मारते, आपके दोनों पैर तोड़ देते। आपने हैप्पी की किस चुरा ली? कहते हुए हैप्पी रोने लगती है। वो रोते हुए खुद से, हाय रब्बा मैं क्या करूं? हैप्पी की किस चुरा ली? अब हैप्पी अपने ख्वाब वाले हीरो को कैसे मुंह दिखाएगी? सारी गलती नचड़ी की है, एक नंबर का बेशर्म कहीं के। तुम्हें ना कोई लड़की नहीं मिलेगी, और कोई अगर लड़की मिले ना तो बाय गॉड वह तुम्हारे जीना ही मुश्किल करे। तुम्हारे ना ये चेहरे को ना वो पूरी तरह से बिगाड़े दे, तुम्हारे मुंह में ना कीड़े डाल दे, तुम्हारे ना पूरे बाल नोच ले। कहते हुए हैप्पी वहां से गुस्से में चली जाती है। वही संयम अपनी आंखें खोलकर हैप्पी को जाते हुए देख रहा था। वह अपने गालों को सहलाते हुए खुद से ही, पहले किस डॉट ऑफ, तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे बद्दुआ है, अब लगता है इन बद्दुआ को तुम्हें ही पूरा करने पड़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस बकबक, तुमने संयम महेश्वरी का अटेंशन पा लिया है, अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। कहते हुए संयम अपने होठों को सहलाने लगता है, जहां पर उसे हल्की हल्की सूजन होने लगे थे, क्योंकि हैप्पी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश में संयम के होठों को हल्का सा काट लिया था, जिससे उसके होठों पर सूजन आ चुके थे। वही हैप्पी स्टोर रूम में जाती है तो वहां पर उसे कुछ नहीं मिलता। वह खुद से ही सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, हैप्पी अब तुम मर गई, बाय गॉड बचा लो, नहीं तो आपकी हैप्पी को कोई ना बचाएगा। कहते हुए हैप्पी सीढ़ियों से नीचे की ओर आ रही थी। वही दूसरी तरफ राहत पूरे हॉल को देख रही थी। इस समय उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। वो चारों तरफ देख रही थी, वो ऐसे ही देखने में पूरी तरह से मगन थी। तभी वो किसी से टकरा जाते हैं। तभी सामने वाला शख्स उसका हाथ पकड़ लेता है, तो राहत अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। वो अपने सर को सहलाते हुए सामने वाले शख्स को देखती है। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे आज का एपिसोड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। वैसे क्या लगता है कौन है शख्स जो राहत से टकरा गया है? क्या सच में संयम हैप्पी को पालेगा या कुछ और होगा? क्या है हैप्पी जिंदगी बदल जाएगी? क्या होने वाला है हैप्पी के साथ? 38 बेइज्जती और जलन। वही हैप्पी स्टोर रूम में जाती है तो वहां पर उसे कुछ नहीं मिलता। वह खुद से ही सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, हैप्पी अब तुम मर गई, बाय गॉड बचा लो, नहीं तो आपकी हैप्पी को कोई ना बचाएगा। कहते हुए हैप्पी सीढ़ियों से नीचे की ओर आ रही थी। वही दूसरी तरफ राहत पूरे हॉल को देख रही थी। इस समय उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। वो चारों तरफ देख रही थी, वो ऐसे ही देखने में पूरी तरह से मगन थी। तभी वो किसी से टकरा जाते हैं। तभी सामने वाला शख्स उसका हाथ पकड़ लेता है, तो राहत अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। वो अपने सर को सहलाते हुए सामने वाले शख्स को देखती है। राहत अपने सर को सहलाते हुए थोड़ी सी शर्माहट महसूस करते हुए, सॉरी सर, मेरा ध्यान ही नहीं रहा और मैं आपसे टकरा गई। वही सामने और कोई नहीं रवि था। वह राहत के चेहरे को गौर से देखते हुए,
कोई बात नहीं बेटा, वैसे तुम्हारे चेहरे को देखकर किसी की याद आ गई। ये सुनकर राहत ना समझी में, मेरे चेहरे को देखकर आपको किसकी याद आ गई? चाहत की बात को सुनकर रवि कुछ सोचते हुए, कोई था जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी आंखें भी बिल्कुल तुम्हारी तरह नीली थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। पर बहुत साल हो गए हैं, वो हमारे बीच अब रहा नहीं है। पर तुम्हारे चेहरे ने उसकी छवि याद दिला दी। ये सुनते ही राहत कुछ सोचते हुए, क्या आप मुझे उनका नाम बता सकते हैं? रवि कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से वश राहत की कमर पर हाथ रखकर अपने चिन छोरा हाथ के कंधे पर रखकर रवि की तरफ देखते हुए, क्या बात है, बुढ़ापे में जवानी आ गई। वहाँ तेजपाल शादी कर रहा है, यहाँ पर उसका असिस्टेंट लड़कियों को पटा रहा है। सुधरोगे नहीं तुम दोनों। अभी उम्र तुम लोगों को अपने पोता पतियों को देखने की, और यहाँ तो तुम शादी के लिए लड़कियां ढूंढने लगे हो। पर अफसोस, तुम्हारी जिस पर नजर है ना वो मेरी है, उस पर अपनी आंखें नीचे करो। नौकर की औकात इतनी नहीं है कि मालिकों के चीज पर नजर डालें। ये सुनते ही रवि कुछ नहीं कहता। वही राहत ना समझी में वश को देखकर, वो तो मुझसे बात कर रहे थे और कुछ नहीं, तुम उनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? वश राहत के गाल पर हल्का सा किस करके, कैंडी मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहो वैसे बात कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं बने हैं। और वैसे भी तुम जिससे बात कर रही हो ना, उससे दूरियां बना लो। क्या है ना, जिसकी शादी हो रही है ना, उसका ये पालतू कुत्ता है। इसकी नीयत सही नहीं है, जरा संभल कर। अब तुम ही सोचो कि तेजपाल की शादी किसके साथ हो रही है और यह बंदा उसके साथ रहता है। अब दिमाग तो तुम्हारे पास है तो सोचो ये क्या क्या करते होंगे। ये सुनते ही राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती। उसे कुछ समझ नहीं आता, वो वश की बात सुनकर उसे क्या बोले ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वही रवि ने अपना सर झुका लिया था, वह वहां से जा ही रहा था कि तभी वश अपनी चुटकी बजाते हुए, मालिक की रोटी पर पलने वाले कुत्ते, जला मालिक से कह दो कि शादी जल्दी करें। क्या है ना, मेरे पास वक्त नहीं है, और वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ कि शादी इतनी बोरिंग रखी है। पता नहीं कोई कैसे यहाँ पर आ सकता है। कहते हुए वश उबासी लेने लगता है। वही राहत उसके ऐसी बदतमीजी भरी बातें सुनकर दूर हो जाती हैं। वह से अपनी आंखें छोटी करके दे वश को खने लगती है। तो वश अपनी आईब्रो पर कर देता है और उसकी तरफ देखकर उसके बालों को उसके कान के पीछे करके, कैंडी क्या तुम्हें मेरी याद आई? वश की बेहुदा बात सुनकर राहत ना समझे में, ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ने गए थे जो मैं तुम्हारी याद करती रहूं? वैसे भी तुम अपने भाई से ही तो बात कर रहे थे। ऐसा मेरे लिए कौन सा आसमान से चांद या युद्ध लड़ने के लिए गए थे? वश राहत की बात है फिर मुस्कुरा देता है, उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। जिसे देखकर राहत उससे अपने हाथ को छुड़ाते हुए, अब कहाँ पर ले जा रहे हो मुझे? वश फूड काउंटर की तरफ जाते हुए, क्या है ना तुम्हारी यह कैची जैसी से जबान से तो मेरा पेट तो नहीं भर सकता, मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे भी तुमने सुबह तो कुछ बनाया नहीं था और ना ही मैंने कुछ खाया, तो चलो कुछ खा लेते हैं। सुनकर राहत मुंह बनाते हुए, अजीब इंसान है, मैंने क्या तुम्हें रोका था खाना खाने से? तुम खुद हो जिसने सुबह सुबह तुम्हारा ये 50 किलो का लहंगा पहनाकर अपने साथ लाया यहाँ पर, इसमें मेरी क्या गलती? ये सुनते ही वश रात को बड़ी अजीब नजरों से देखने लगता है। तो राहत को समझ आ जाता है कि उसने गुस्से में क्या बोला दिया। तो वह अपनी बात को सुधारते हुए, मेरा मतलब था कि तुमने जो ये लहंगा मुझे दिया है ना, ये बहुत ही हैवी है, जिससे मुझे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा है। ऊपर से यह बैग और यह झुमकी सच में बहुत थी। कहते कहते रहा छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाने लगती है। वही वश फूड काउंटर की तरफ आकर एक वेटर इसको अपने हाथों से इशारा करके उसे चेयर पर बैठा देता है। कुछ ही देर बाद खाना आ जाता है, वो दोनों खाना खाने लगते हैं। वही राहत खाने को देखते हुए बड़ी अजीब सा मुंह बनाकर, अभी तक तो शादी भी नहीं शुरू हुई है और हम अभी खाना खा रहे हैं, ये कुछ जल्दी नहीं? वश पूरी और पनीर की सब्जी का बाइट अपनी मुंह के अंदर ले जाते हुए बड़े आराम के साथ, कैंडी अभी खाना खा लो, क्या पता बाद में खाना खाने ना मिले। वश की ऐसी अजीब बात सुनकर राहत ना समझे में, बाद में क्यों नहीं खाना खाने को मिलेगा? शादी है तो जाहिर से बातें खाना तो खाने को मिलता ही होगा। वश राहत की बात पर सिर्फ मुस्कुरा देता है और सामने स्टेज की तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी। तभी उसकी नज़र एक शख्स पर चली जाती है। वो अपना सर हिला देता है, तो वश भी अपना सर हिला देता है, पर उसकी मुस्कुराहट कोई देख नहीं पाता। इस समय उसके चेहरे पर एक अलग से एक्सप्रेशन थे, जो देखने से नॉर्मल थे, पर उन एक्सप्रेशन के पीछे का मतलब सिर्फ और सिर्फ वश को ही पता है। वही हैप्पी जब सीढ़ियों से नहीं चाहती है तो उसे कोई शख्स दिखता है, तो उसके पास जाकर रोने से सूरत बनाकर, वीर जी तुसी पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई,
मेनू ना मैनेजर ने काम दिया था वो हो गया ही नहीं। अब मेनू बहुत डर लग रहा है। वीर हैप्पी के बालों को फैलाते हुए उसे शांत करके, हैप्पी तुसी शांत हो जाओ। कितना परेशान हो रही हो, तुम्हारा चेहरा इस काला पड़ जाएगा और मेरी हैप्पी तो हमेशा ही मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है। और तुसी कोई भी टेंशन ना लो, मैंने सब कुछ कर लिया है। मैनेजर अब तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी, आप जाकर काम करो। वीर की बात सुनकर हैप्पी खुश हो जाती है। वह बिना साइड में देखकर सीधा वीर को गले लगकर, वीर जी तुसी तो ग्रेट हो। बाय गॉड आपको ना ऐसी कुड़ी मिल जाए जो आपको बहुत बहुत खुश रखे। मेनू ना बहुत खुशी हो रही है। आपने मुझे बता दिया नहीं तो पता नहीं मैनेजर मेनू क्या क्या कहता। हैप्पी कैसे बच्चों की तरह गले लगने से सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। वही वीर है, हैप्पी बचपन को अच्छे से जानता था। वो उसके बालों को सहलाते हुए, हैप्पी हम कहाँ पर है वो देख, तुसी ना सच में कभी बदलेगी नहीं, बच्चे की बच्ची रहोगी, चलो जल्दी से काम पर लग जा। ये सुनकर हैप्पी वीर से अलग होकर अपना सर हिलाकर मुस्कुराते हुए, ओके मैं हूँ अभी काम है, बाद में हम मिलते हैं, तुसी ना मेरा इंतजार करना, मैं आ जाऊंगी, मेनू ना बहुत भूख लगी है और हम दोनों एक साथ ही खा लेंगे। कहते हुए हैप्पी वहां से चली जाती हैं। वही वीर भी मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। पर दोनों इस बात से अनजान कि दोनों को इतने नजदीक देखकर किसी के अंदर आग लग चुकी थी। संयम जो किसी से कॉल पर बात करते हुए जा ही रहा था, उन दोनों के इतने नजदीक देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह हैप्पी को किसी और के ऐसे गले लगने ते हुए देखकर उसके अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हैप्पी किसी के भी गले लग जाए। संयम हैप्पी को जाते हुए देख रहा था। फिर उसकी नज़र वीर पर जाती है। वो अपने मोबाइल को साइड में रखकर किसी को आने का इशारा कर देता है। एक शख्स उसके साइड में आकर खड़ा हो जाता है। उस शख्स को वीर के पीछे भेजकर खुद वो उसे मुस्कुराते हुए चला जाता है। वही देखते देखते हैं सारे मेहमान अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। शादी का मुहूर्त शुरू हो चुका था और वही हमारा वश सबसे पहले वाली चेयर पर बैठा हुआ था और उसी के साइड में राहत। राहत को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, पर वश की जबरदस्ती की वजह से उसे उसी के साथ बैठना पड़ा। वही वश एक के ऊपर दूसरा पैर डाले आराम के साथ मंडप को देख रहा था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक मंडप में खड़े संयम और केविन दोनों को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तब तक तेजपाल मंडप की ओर आ रहा था। सभी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं सिवाय वश और राहत के। वही तेजपाल जब वश को देखता है तो एक गहरी सांस लेकर मंडप की ओर चला जाता है। वो मंडप में बैठकर पंडित जी जैसे से कह रहे थे वैसे वैसे कर रहा था, पर उसकी नज़र बार बार वश की तरफ ही जा रही थी, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। आखिर क्या होगा वीर के साथ? क्या रिश्ता है वीर और हैप्पी? क्या करने वाला है संयम वीर के साथ? और क्या होने वाली है शादी में? वश की बातों का आखिर मतलब क्या है? क्या करना चाहता है? आखिर क्यों वश रवि से अपनी नफरत करता है? क्या ये दोनों की नफरत तेजपाल की वजह से है या कुछ और? बहुत सारे सवाल होंगे, उनका जवाब भी आप सभी को बहुत जल्द मिलता रहेगा। वैसे आज का चैप्टर कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी मिलते हैं शादी में। शादी में कुछ तो धमाका होगा, अब देखते हैं शादी में कौन सा धमाका होता है बाकी। और कमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो कमेंट वगैरह करते रहिएगा और ऐसे ही साथ देते रहिएगा। CH39 यू आर अ बिच। और वही हमारा वश सबसे पहले वाली चेयर पर बैठा हुआ था और उसी के साइड में राहत। राहत को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, पर वश की जबरदस्ती की वजह से उसे उसी के साथ बैठना पड़ा। वही वश एक के ऊपर दूसरा पैर डाले आराम के साथ मंडप को देख रहा था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक मंडप में खड़े संयम और केविन दोनों को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तब तक तेजपाल मंडप की ओर आ रहा था। सभी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं सिवाय वश और राहत के। वही तेजपाल जब वश को देखता है तो एक गहरी सांस लेकर मंडप की ओर चला जाता है। वो मंडप में बैठकर पंडित जी जैसे से कह रहे थे वैसे वैसे कर रहा था, पर उसकी नज़र बार बार वश की तरफ ही जा रही थी, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। वही वश की मुस्कुराहट संयम और केविन से भी छुपी नहीं थी, वह दोनों ही उसे गौर से देख रहे थे। उन दोनों को भी कुछ सही नहीं लग रहा था उसकी मुस्कुराहट देखकर। केविन कुछ सोचकर संयम के नजदीक जाकर उसके कान में, भाई आपको नहीं लगता ये छोटे की मुस्कुराहट कुछ सही नहीं है? मतलब बिना वजह मुस्कुरा रहा है, पक्का इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है और ऐसा क्यों लग रहा है कि वह बिल्कुल भी सही नहीं है। संयम भी वश को देखते हुए अपना सर हिलाकर, चाहे कुछ भी हो पर छोटे कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि यहाँ पर बड़े से बड़े बिजनेसमैन के साथ कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग भी हैं और ऊपर से अगर यह शादी में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो बहुत नाम बदनाम हो सकता है हमारा।
केविन मुस्कुराते हुए, आपको लगता है भाई कि छोटे को कभी भी महेश्वरी खानदान की इमेज की पड़ी है। वह तो बेइज्जती करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि छोटे अब भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। आप देख रहे हो पापा के चेहरे पर कितनी परेशानी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी इसी बात का डर है। संयम तेजपाल को देखकर एक गहरी सांस लेते हुए रवि की तरफ कुछ इशारा कर लेता है, तो रवि वहां से चला जाता है। और वही केविन उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए, भाई एक बात कहूँ, चाहे कुछ भी हो, आप चाहे हम दोनों से बड़े ही क्यों ना हो, पर घर में सभी छोटे से ही डरते हैं। मतलब आप ही देखो, पापा को अगर किसी बात का डर है तो बस छोटे का। उनके चेहरे पर साफ साफ मुझे डर दिख रहा है। वैसे हमारी नई मम्मा आने वाली है तो पक्का छोटे उनके लिए कुछ तो स्पेशल करेगा। इस पर संयम कुछ नहीं कहता। तभी सभी की नजरें सीढ़ियों की तरफ जाती है, जहां पर एक लड़की घूंघट में अपना सर छुपाए धीरे धीरे कदमों से नीचे की ओर आ रही है। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह 35 की शायद से हो सकती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही खूबसूरती थी, पर खूबसूरती के पीछे उसका एक नकली भी चेहरा था। उसके चेहरे पर साफ साफ लालच और मक्कारी दिख रही थी, पर मेकअप की आड़ में बहुत छुप चुका था। वही वश उस लड़की की तरफ देखता है, पर जैसे ही उस लड़की की नज़र वश पर चली जाती है तो उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी साफ साफ दिख रही थी। उसके पैर रुक जाते हैं। तभी साइड वाली लड़कियां उसे हिला देती है, तो वह अपने सेंस में आकर अपना सर नीचे करके डरी हुई मंडप की तरफ जा रही थी। उसने एक बार भी अपना सर ऊपर नहीं किया था और उसके ऐसे रिएक्शन को देख वश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वही दूर खड़ा संयम यह नोटिस कर रहा था। उसका शक अब पक्का होने पर आ रहा था और उसके चेहरे पर भी हल्की सी परेशानी दिख रही थी। वही वश सिर्फ मुस्कुराए जहां रहा था। मंडप को देखकर वह लड़की तेजपाल के साइड में आकर बैठ जाती है। दोनों की ही शादी की विधियां शुरू हो जाती है, पर उस लड़की की नजर बार बार वश की तरफ जा रही थी। उसके चेहरे से देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत है, पर क्या ये तो कुछ वक्त नहीं पता चलने वाला है। वही देखते देखते शादी भी पूरी हो जाती है। शादी पूरी होने के बाद वश अपनी जगह से खड़ा होकर जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। उसके तालियों की आवाज़ सुनकर सभी ही तालियां बजाने लगते हैं और उसकी तालियां बजाने से उस लड़की के चेहरे पर डर दिखने लगता है। उसके चेहरे पर का पसीना देख तेजपाल उसकी तरफ देखकर, मोना क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब कुछ ठीक है। मोना अपना सर हाँ में हिलाते एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराकर, कुछ नहीं, बस हमारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, यही सोचकर थोड़ी सी घबराहट महसूस हो रही है। इस पर तेजपाल मुस्कुराते हुए उसकी कमर पर हाथ रखकर उसके माथे को चूम लेता है। उन दोनों का प्यार भरा मोमेंट देखकर हमारे वश कहाँ रास आने वाला था। तेजपाल खुश हो और यह वश देखे, ये तो नहीं हो सकता है। वही वश स्टेज की तरफ बढ़ते हुए तेजपाल और मोना के सामने खड़ा हो जाता है। उसे से देखकर पहले तो तेजपाल एक गहरी सांस लेता है, फिर मुस्कुराते हुए, मुझे लगा नहीं था कि मेरा छोटा बेटा मेरी शादी में आएगा। बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ पर देखकर। वश तेजपाल की बात सुनकर मुस्कुराते हुए मोना की तरफ देखकर, आपकी यह खुशी कुछ वक्त के लिए है मिस्टर तेजपाल। चलो, आपके लिए मैंने जो सरप्राइज बनाया है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। आखिर शादी में आया हूं तो खाली हाथ कैसे आ सकता है? कहते हुए वश मोना की तरफ देखकर उसके पास जाकर मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए बड़े अजीब तरह से, वेलकम टू हेल कहते हुए वश मुस्कुराकर स्टेज से नीचे की ओर चला जाता है। तभी एक प्रोजेक्ट स्क्रीन लगाई जाती है और कुछ ही देर बाद वहां पर अंधेरा हो जाता है और सारा लाइट का फोकस उस प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरफ चला जाता है। वही चारों तरफ अंधेरा देखते हुए राहत डरी हुई आवाज में, अब ये क्या है? अब क्या होने वाला है ये पर? और यह अंधेरा, कहीं लाइट तो नहीं चली गई ना? राहत खुद से ऐसे ही बात कर रही थी कि तभी वश उसे पीछे से बाहों में भरकर उसकी गर्दन पर अपना चेहरा रखकर, लाइट तो नहीं गई है, पर हाँ, तुम्हारे लिए कुछ नया जरूर है। इसे देखना जरूर, क्योंकि आगे जाकर तुम्हारे लिए बहुत काम आने वाला है। राहत वश की बात सुनती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वह गौर से सामने वाली प्रोजेक्टर स्क्रीन पर देखने लगती हैं। देखते देखते हुए स्क्रीन पर कुछ आने लगता है तो सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उस स्क्रीन पर एक बड़ा सा बेडरूम दिखाया था और उस बेडरूम के सोफे पर मोना किसी लड़के के साथ बैठ रही थी। वो लड़का मोना के कमर पर हाथ रखकर उसके बालों को उसके कान के पीछे करके उसकी गर्दन पर किस करते हुए, मोना बेबी, तुम्हें नहीं लगता कि कल तुम्हारी शादी है और आज ये सब थक नहीं जाओगी? मोना उस लड़के के ऊपर बैठ हुए अपने दोनों पैरों को उस लड़के के दोनों साइड रखकर उसके चेहरे के बेहद नजदीक आकर, ओ शट अप बेबी,
मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं सुनना है। आई वॉन्ट यू। फक मी होल्ड अ नाइट। वो लड़का मोना की बात सुनकर उसके बालों को पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए, यू आर अ बिच। मोना उस लड़के के गर्दन पर बाइट करते हुए, डोंट क्रॉस योर लिमिट बेब्स। और वैसे भी तुम तो यही चाहते हो ना। वो लड़का मोना को अपनी गोद में उठाते हुए बेड की ओर ले जाकर, मैं तो यही चाहता हूँ। पर कल तुम्हारी शादी है और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से थकान से भर जाएगा, फिर तुम्हारी फर्स्ट नाइट तुम कैसे करोगी। मोना उस लड़के के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसके चेहरे के बेहद नजदीक जाकर, हाँ किट, और वैसे भी उसके अंदर इतनी एनर्जी तो बिल्कुल नहीं होगी कि वह मुझे सेटिस्फाई कर सके। और हमारा रिश्ता क्या है, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। तो बेहतर यही होगा कि तुम इतने अच्छे बनने का नाटक मेरे सामने ना ही करो। वो लड़का मोना की बात को सुनकर मुस्कुरा देता है और बेड पर मोना को सुला देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। लाइट्स बंद हो चुकी थी पर उन दोनों की आवाजें आ रही थी। पर उन दोनों की कोई भी अश्लील वीडियो नहीं था। वहां अंधेरा जरूर था और उनकी आवाज सुन रही थी, जिसका मतलब साफ था कि उस अंधेरे में क्या हो रहा था। वही संयम कब से उस वीडियो को बंद करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ तेजपाल तो गुस्से में मोना को देख रहा था। और मोना का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था क्योंकि हर कोई उसे बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। मोना को बहुत शर्म के साथ डर भी महसूस हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वही राहत ने अब तक अपने आंखें कसके बंद करके अपने कानों में उंगली डाली हुई थी। उसे यह आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसे बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही थी। वो वश के सीने में अपना चेहरा छुपाए, प्लीज इसे बंद करो ना। ये कितनी घटिया साउंड कर रहा है। मुझे बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही है। इसे जल्दी से बंद कर दो। कोई कैसे ये सब किसी के सामने ला सकता है। वश राहत की बात पर उसके बालों को सहलाने हुए अजीब सी मुस्कुराहट लिए अपने चेहरे को नीचे करके उसके कान में, क्या मेरी कैंडी को गंदा लग रहा है? पर आगे जाकर यही तुम्हें बहुत अच्छा लगने वाला है। तब तक संयम वहां पर आ चुका था। वो वश के साइड में खड़ा होकर उसकी तरफ देखकर, अब बस हो गया छोटे, बहुत हो गया तमाशा, अब ये सब बंद कर दे। यहाँ पर पॉलिटिक्स से लेकर बिजनेसमैन भी है, थोड़ी सी तो इज्जत मेरी कर। पापा की ना करता है तो ठीक है, पर मेरे लिए ये सब बंद कर दे। आखिर क्यों कर रहा है वश तेजपाल के साथ ही यह सब? क्या वश मोना को जानता है? पर कैसे? अब क्या होने वाला है मोना के साथ? क्या सच जाने के बाद भी तेजपाल उसे अपनी जिंदगी में रखे या कुछ और? क्या अब वश मोना की इज्जत उछालेगा या संयम की बात पर वह वीडियो बंद करेगा? चफौटी राहत बनी लड़का। वही राहत ने अब तक अपने आंखें कसके बंद करके अपने कानों में उंगली डाली हुई थी। उसे यह आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसे बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही थी। वो वश के सीने में अपना चेहरा छुपाए, प्लीज इसे बंद करो ना। ये कितनी घटिया साउंड कर रहा है। मुझे बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही है। इसे जल्दी से बंद कर दो। कोई कैसे ये सब किसी के सामने ला सकता है। वश राहत की बात पर उसके बालों को सहलाने हुए अजीब सी मुस्कुराहट लिए अपने चेहरे को नीचे करके उसके कान में, क्या मेरी कैंडी को गंदा लग रहा है? पर आगे जाकर यही तुम्हें बहुत अच्छा लगने वाला है। तब तक संयम वहां पर आ चुका था। वो वश के साइड में खड़ा होकर उसकी तरफ देखकर, अब बस हो गया छोटे, बहुत हो गया तमाशा, अब ये सब बंद कर दे। यहाँ पर पॉलिटिक्स से लेकर बिजनेसमैन भी है, थोड़ी सी तो इज्जत मेरी कर। पापा की ना करता है तो ठीक है, पर मेरे लिए ये सब बंद कर दे। वश जो राहत से बात कर रहा था, संयम की बात पर बिना उसकी तरफ देखकर सामने स्क्रीन की तरफ देखते हुए, आपको नहीं लगता भाई ये देखने में कितना इंटरेस्टिंग है? मतलब सोचो ना, आपकी न्यू स्टेप मम्मा किसी और आदमी के साथ शादी से पहले ही कुछ इंटरेस्टिंग कर रही है। आपको ये देखकर कुछ अलग फील नहीं हो रहा है? सच में आप इंसानी हो ना? कहते हुए वश जोर जोर से हंसने लगता है। वही वश की बात को सुनकर संयम में गहरी सांस लेकर, छोटे यहाँ पर पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग हैं, कुछ तो इमेज का ख्याल रखो। मुझे पता है तुम्हारे और पापा के बीच रिलेशन ठीक नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम महेश्वरी खानदान की बेइज्जती सरेआम करोगे। वश संयम की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में, सभी को पता होना चाहिए कि इस खानदान में एक नामर्द भी पैदा हुआ है, और जिसकी आप बात कर रहे हो ना, तो वो ये सब डिजर्व करता है। मैं बहुत खुश हूँ उसे ऐसी वाइफ मिली है। वैसे अभी अभी तो मैंने शुरू किया है और आप खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत बुरी बातें हैं, पर चलो आप मेरे भाई हो तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। कहते हुए वश अपने मोबाइल में कुछ टाइप करके अपने मोबाइल को अपनी पॉकेट में डाल देता हूँ। जैसे ही वो मोबाइल पॉकेट में डाल देता है, वैसे ही स्क्रीन बंद होकर लाइट ऑन हो जाती है और सभी की नज़र सिर्फ और सिर्फ मोना की तरफ चली जाती है।
जिसने अपना सर नीचे झुकाए रखा था। वही वश राहत का हाथ पकड़कर अपने साथ स्टेज की तरफ ले जाते हुए मुस्कुराकर, कैंडी अब मैं बहुत थक चुका हूँ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर जाने से पहले हमें गुड बाय करना जरूरी है ना, नहीं तो लोग बुरा मान जाएंगे, और मैं किसी को भी बुरा मानते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें पता है ना मैं कितना मासूम हूँ। कहते हुए वश बड़ा मासूम सी शक्ल बना देता है। राहत के सामने वही राहत एक गहरी सांस लेती है। वह क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था वश को। वही वश स्टेज पर आकर अपने पॉकेट से छोटा सा गिफ्ट तेजपाल के हाथों में रखकर, मैं इतना भी बुरा बेटा नहीं हूँ आपका, यह आपके लिए मेरी तरफ से। वैसे आपके चेहरे पर मुझे वो खुशी नहीं दिख रही थी जो कुछ देर पहले थी, शायद से चली गई होंगे। कोई बात नहीं, ऐसी खुशी आती रहती जाएगी आपकी जिंदगी में, पर मैं जब तक हूँ तब तक मैं वादा करता हूँ कि खुशी की जगह डर और तकलीफ देता ही रहूंगा। मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट है। कहते हुए मुस्कुराकर वश राहत की कमर पर हाथ रखकर एक नज़र मुना को देखता है, फिर से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद धीरे धीरे करके सभी हॉल से निकलने लगते हैं। वही कार के अंदर वश कार चला रहा था, तो वही राहत सिर्फ उसे देख रही थी, वो मुंह बनाकर। वही मैं सोचो तुम ऐसे अजीब बातें क्यों कर रहे थे, ये सारा प्लान तुम्हारा ही था ना, तुमने ये सब किया ना। कितना चालाक हो तुम। वश मुस्कुराते हुए कार चलाकर, कैंडी चालाकी जरूरी है, नहीं तो तुम जैसी मासूमियत कहाँ टिकती है। ये सुनकर राहत अपनी आंखें छोटी करके, पर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, तुमने तुम्हारी फैमिली की इज्जत भरी महफिल में उछाल ली, थोड़ी सी तो शर्म करो, आखिर हो तुम्हारे। तभी वश एक साइड कार रोककर ब्रेक लगा लेता है, जिससे राहत आगे से पीछे की ओर चली जाती है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वश को देखने लगता है। वही वश राहत की सीट बेल्ट को निकालकर उसे अपनी गोद में बैठा देता है, जिससे राहत और भी हैरान हो जाती है। तो वश उसके बालों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसे पीछे की ओर खींच देता है, जिससे राहत को हल्का सा दर्द होने लगता है। राहत अपने बालों पर हाथ रखकर दर्द भरी आवाज में, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज लीव मी, क्या कर रहे हो तुम। वश उसके बालों पर से अपने मुट्ठी को हल्का करके उसके बालों को सहलाते हुए अपनी ठंडी आवाज में, कैंडी कितनी बार कहा है कि बोलने से पहले ये देख लिया करो कि तुम किसके सामने बोल रही हूँ, और वैसे भी मैं जो भी करता हूँ वो मेरा खुद का डिसीजन होता है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी फैमिली की इतनी परवाह करनी चाहिए। अगर तुम्हें इतनी परवाह करनी है तो मेरी करो ना, मैं तो अकेला ही हूँ, मेरी तो कोई नहीं करता। कहकर वश हाथ के चेहरे के बेहद नजदीक चला जाता है, जिससे राहत अपनी आंखें बंद कर लेती है। डर से न जाने क्यों उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है जब भी वश उसके नजदीक होता है। वही राहत के दिल की धड़कनों की आवाज सुनकर वश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए उसके लोअर लिप को अपने लिप्स में लेकर उसे सक के साथ बाइट करके उसे अपनी सीट पर बैठा देता है। अच्छे से सीट बेल्ट लगाने के बाद कार फिर से स्टार्ट हो जाती है। वही इस समय राहत ने एक बार भी वश को देखा नहीं था, वो बाहर की तरफ देख रही थी। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो वश को देखें। देर बाद वो दोनों बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाते हैं। बिल्डिंग को राहत एक गहरी सांस लेती है। तभी उसके कानों में वश की ठंडी आवाज आती है, कैंडी मैं आज 11 बजे आ जाऊंगा। ये सुनकर राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वश की तरफ देखकर हैरानी भरी आवाज में, पर क्यों, तुम्हारा तो खुद का अपार्टमेंट है ना। तो फिर वश अपनी सीट बेल्ट खोलकर राहत के नजदीक आ जाता है, जिससे राहत अपनी सीट से चिपक जाती है और बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगती है। इस समय वह बहुत ही क्यूट लग रही थी। वह किसी बिल्ली बच्चे की तरह अपनी नीली आंखें बार बार झपका रही थी, और वही उन नीली आंखों में वश अपनी छवि देख रहा था। वश अजीब मुस्कुराहट लिए, तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था तुम्हें, और वैसे भी यू री माई ड्रग कैंडी, मुझे रात में तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है, सारी गलती तुम्हारी है, तुमने ही मुझे खुद की आदत बना दी, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ हम। कहते हुए वश किसी मासूम बच्चे की तरह राहत को देखने लगता है, जैसे कि सारी गलती राहत की हो। वही वश के चेहरे को देखकर राहत का मन कर रहा था कि वो अभी अपना सर फोड़ दे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई कैसे अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर सकता है। कुछ देर पहले यही लड़का अपनी खुद की फैमिली की इज्जत को धज्जियां उड़ा कर आया है और उसके सामने एक मासूम सा बच्चा बन रहा है। वही राहत का चेहरा देखकर वश उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे हल्का सा प्रेस करके उसे दूर हो जाता है। वही वश के दूर होने से राहत भी कार से बाहर निकल जाती है, तो वश अपनी कार वहां से ले जाता है। वही राहत कार को तब तक जाते हुए देती है जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं होती है। जब उसके आंखों से कार ओझल होती है तो एक गहरी सांस लेते हैं। तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है,
तो वो कॉल अटेंड कर देते हैं। सामने से, बेटा मैं तुम्हें 6 बजे मेरे कैंटीन में मिल जाऊंगा, तुम वहीं मुझे मिल जाना, फिर दोनों वहां से चले जाएंगे। राहत वॉच को देखती है, जहां पर 4 बजे बज चुके हैं, तो अपना सर हिलाकर, हाँ अंकल मैं आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। राहत की बात सुनकर सामने वाला कुछ सोचते हुए, बेटा सोच लो, बहुत खतरा है इसमें, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी खतरे में चले जाओ। इस पर आते गहरी सांस लेकर शांत आवाज में, अंकल मुझे सच्चाई जाननी है, मैं ऐसे तो पूरी जिंदगी नहीं रह सकती, वैसे भी जो होगा वो देखा जाएगा। इस पर सामने वाला कुछ नहीं कहता, वो गहरी सांस लेकर, पर तुम्हें जैसा कहा है वैसा ही आना बेटा। इस पर राहत अपना सर हाँ में हिला, आ जाऊंगा अंकल, आप इतना परेशान मत हो जाइए प्लीज, कहते हैं। राहत कॉल कट कर देती है। उसके कॉल कट करने के बाद वो अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। करीब 1 घंटे बाद वो पूरा लड़के के गेटअप में रेडी हो जाती है। वह खुद को मिरर में देखते हुए, 10 बजे तक तो घर पर आ जाऊंगी, उसके बाद उस पागल के लिए खाना बनाऊंगी, वैसे भी क्या पता अगर खाना ना मिले तो वह पागल मुझे ना मार डाले, पागल कहीं का सिकनी, पता नहीं कब में से अपना पीछा छुड़ाऊंगी, कहते हुए राहत अपने अपार्टमेंट से निकल जाती हैं। राहत जब अपार्टमेंट से निकलती है तो रास्ते में उसे बहुत सारी लड़कियां देखने लगती है, क्योंकि राहत लड़के के गेटअप में लड़कियों के दिलों से खेल रहे थे। मुझे कैंटीन में आती है तो बहुत सारी लड़कियां सिर्फ उसे ही देख रही थी, बहुत सारे कपल भी मौजूद थे, जहां पर वह अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा हमारी मासूम राहत को देख रही थी। पर राहत तो ये सब बहुत ही अजीब सा लग रहा था, वह पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। क्या होने वाला है राहत के लड़कों वाले गेटअप में? आखिर कितनी लड़कियों का दिल तोड़ने वाली है हमारी राहत? राहत जिसके लिए मुंबई आई है वह काम हो जाएगा। क्या होने वाला है राहत के साथ, ये तो आने वाले एपिसोड नहीं पता चलेगा। वैसे आज का एपिसोड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी और दोस्तों से कमेंट नहीं करता है तो दोस्तों कमेंट करो। ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे, उनका जवाब भी आपस देखो बहुत जन मिलेगा। वैसे आज का चैप्टर कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। छायू डियर तुम ही सोचो कि संयम किसका भाई है, तो जलन तो होने ही वाली है। दोनों भाइयों के अंदर एक ही खून है, बस जरा वश सबसे हटके हैं, ये तो आगे जाकर पता चलेगा। बस यार तू एक कमेंट करती हूँ, बहुत अच्छा लगा। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। मेरे दोस्त एक नई स्टोरी लाई हूँ, मेरे दोस्त ने तो जरूर पढ़ लेगा, और कैसी लगी यह मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। जब इश्क 2 पल 2 साल या 10 साल का नहीं बचपन का हो, तो सोचो कि वो कितना गहरा हो सकता है। पर यह कहानी इश्क की नहीं है, क्योंकि इस कहानी में इश्क जैसे शब्द का इस्तेमाल करना शायद गलत हो। ये कहानी है वायु सिंह राठौर की। वायु एक ऐसा इंसान जिसे समझ पाना किसी के बस की बात नहीं। वायु प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरी साइड है दिया, बहुत ही प्यारी और मासूम है। दिया अभी 17 साल की है। दिया की मासूमियत ऐसी है कि कोई भी उससे प्यार करने पर मजबूर हो जाए। पर दिया की किस्मत इतनी खराब है कि कभी किसी ने उसे प्यार नहीं किया। जिसकी नज़र उस पर पड़ती वह या तो उसे गलत नज़रों से दिखता है, या नफरत भरी नज़रों से, या फिर गिन भरी। 3 साल के बाद वायु सिंह राठौर इंडिया वापस आया है, पर किसी से मिलने। जो उसका प्यार तो नहीं पर जुनून जरूर है, जिसे छोड़कर गया था ताकि उसे कुछ नुकसान न पहुंचा सके। कौन है वो, जानने के लिए पढ़ते रहिए ऑब्सेशन डेविल की, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।